आइए जय बोलो भूमिया बाबा की, जय बोलो देव महाराज की। आज अभी जब मंदिर में दर्शन करके आए और मां नर्मदा की ऐसी छवि अभी आपने जब मंदिर में गए हो तो देखने को मिला होगा कि शिवलिंग इस प्रकार से जो सदैव ये आशीर्वाद प्रदान करता है कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जहां पर जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, गर्व है इस बात का कि चाहे हमारे लोक देवता हो, चाहे हमारे देवी देवता हो, सदैव हम मंदिर में जाके अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए मनोकामना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, इस देश पे, इस प्रदेश पर और जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं उस क्षेत्र पर सदैव अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, ताकि हम सब लोगों का भला हो सके, सब लोग भाईचारे के साथ रहे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चले। अभी जब मैं मंदिर दर्शन कर रहा था, और भाई रतन फौजी जब भी ये गाता है तुम मां शारदे का, इसको वरदान है कि इतनी मीठी वाणी के द्वारा, खास तौर से मैं हर मंच के ऊपर धन्यवाद अर्पित करता हूं उन नौजवानों का जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में अवगत कराते हैं कि हम किस संस्कृति से पले बढ़े, आगे बढ़े। उस संस्कृति को आज जहां हम बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं तो एक अलग बात हो गई कि पाश्चात्य संस्कृति की इस चकाचौंध में हमारे बच्चे जो भारतीय संस्कृति को पहले हिंदी के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से पढ़ते थे, वो आज अंग्रेजी माध्यम पढ़ने लग गए, तो कहीं ना कहीं उस संस्कृति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। लेकिन मुझे गर्व है इस बात का कि मैं जिस क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है, जिस भूमि पर मेरा जन्म हुआ है, वहाँ रतन फौजी जैसे बहुत से हमारे युवा हैं जो हमारे युवाओं को प्रेरणा देते हैं कि भारतीय संस्कृति क्या है, यहाँ के पूर्वज कैसे थे और हम सब लोग मिलकर कैसे समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं आज अपने बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए, मातृशक्ति को नमन करते हुए और मेरे नौजवान साथियों को नमस्कार करते हुए अपनी बात कहूं तो इतना जरूर कहना चाहूंगा साथियों, चाहे कोई गायक कलाकार हो, चाहे कोई राजनेता हो या कोई कलाकार हो, वो तब तक संपूर्ण नहीं होता जब तक वो जनहित के मुद्दे, जनता की भावनाओं के अनुरूप काम नहीं करता। और हम सब लोगों का ये प्रयास होना चाहिए, जो क्षेत्र के लोग जब जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो इसलिए तो नहीं चुनते कि वो खेत में आकर जब सरसों थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगे तो पानी दे, मुझे तो नहीं लगता कि इसलिए चुनते हैं। वो इसलिए चुनते हैं कि जब भी आके अधिकारी, कर्मचारी किसान पर, मजदूर पर, इन पर अत्याचार करें तो उस पर लगाम खींचने का काम करें और जनता को न्याय दिलाने का काम करें। जब क्षेत्र में हम लोग जाते हैं, बड़ा दुख इस बात का होता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनको बिजली दिन में मिले और जो बैठे हुए ये सरदारी है, जब रात को बिजली मिलती है तो बड़ी दिल में ठेस पहुंचती है। फिर काहे के लिए हम लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, किस लिए जनता के बीच में जाते हैं और क्या जनता के लिए कहें। साथियों, मैं तो इतना जरूर कहना चाहूंगा आप लोगों से, कई बार हम लोग बात करते हैं चाहे देश की आजादी की हो और चाहे आज, जब भी मध्यम वर्ग ने लड़ना सीखा है और मध्यम वर्ग जब भी लड़ा है तो इस देश को आजादी मिली। किसान ने जब भी हुंकार भरी है तो देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। और आज आप लोगों के बीच में इतना कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों, जब से आप लोग गांव में बैठकर ताशों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की बजाय
मूलभूत जो जिस प्रकार का जो रवैया प्रशासन अपनाता है, अगर उसके खिलाफ लड़ना सीख गए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके ऊपर फिर कोई अत्याचार करने वाला नहीं होगा। हम लोग आज कहीं ना कहीं इस बात को नहीं मानते। हम कहें कि भाई बिजली वालों के खिलाफ हमें धरना देना है तो गांव में 100 आदमी बैठे रहेंगे, लेकिन कोटपुतली जाकर उस धरने में शामिल नहीं होंगे। ये हमें सोचने और समझने की आवश्यकता है। हम लोग लड़ाई किसके लिए लड़ते हैं? आप लोगों के लिए। साथियों, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहना चाहूंगा कि मैंने एक ही बात सीखी और आज भी वही बात कहना चाहता हूं। राजनीति अलग चीज है। राजनीति में कौन एमएलए बनेगा, कौन एमपी बनेगा, इस बात के लिए आप लोग तय करोगे। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि जब तक रामस्वरूप कसाना जीवित है, कोटपुतली के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सदैव लड़ता रहा है, लड़ता रहेगा। और जब भी अधिकारियों में मरोड़ आएगा तो उनका मरोड़ निकालने के लिए तैयार हूं, चाहे फिर स्थिति परिस्थिति कैसी हो। हम लोग आपके पीछे हैं, आपके आपके जब आपका प्यार मिलता है, आपका आशीर्वाद मिलता है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और उसी प्यार और आशीर्वाद को लेकर अगर हम एसी के रूम में बैठ जाएं, गर्म हीटर चलाकर सो जाएं, तो हम अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे। हम तब सही मायने में सो सकते हैं जब हमारा किसान खुशहाल हो, हमारा मजदूर खुशहाल हो। और मैं आज आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं साथियों, कई बार लोग बात करते हैं, मैं हर मंच के ऊपर कहता हूं कि राजस्थान के अंदर जब भी रामस्वरूप कसाना जिस भी मंच पर बोलेगा तो एक बात जरूर बोलेगा कि जो अग्निवीर योजना है उस योजना का मैं खुलकर विरोध करता हूं, तब तक करता रहूंगा जब तक मेरे युवाओं को उसके लिए न्याय नहीं मिलेगा। सदैव इस बात के लिए लड़ता रहूंगा। आप लोगों की लड़ाई करते रहिए। साथियों, मैं तो आज आप लोगों के बीच में इतना जरूर कहने आया हूं कि हम सब लोग एक हैं, लेकिन जब भी बात हो आपस में मिलजुल कर, और ऐसी बातें आज जब हम लोग निकल रहे थे तो रात को बिजली आती है, मैं तो कहता हूं कि इससे बुरी स्थिति हमारी हो नहीं सकती। और उसके लिए भी अगर आप लोग आवाज उठाओ तो आवाज नहीं उठाओ तो मैं इस बात को नहीं मानता। मैं आज आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, जब पेंसिल हमें मिलती है, जो विधायक पूर्व हो गया उनको पेंसिल मिलती है, लेकिन जैसे ही नवंबर आता है तो एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि आप जीवित हो या नहीं। पता तो उनको भी है जीवित है, नहीं जीवित नहीं रहेंगे तो विधानसभा के अंदर, लेकिन फिर भी सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हम जीवित हैं, हमारी पेंशन जारी रखी जाए। मैं तो आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कोटपुतली के किसान कौम से पूछना चाहता हूं, क्या कोटपुतली की किसान कौम जीवित है, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है? अगर लड़ सकती है तो आवाज उठाने की आवश्यकता है। आपकी एक आवाज पर कभी भी आवाज उठाना, आपका ये बेटा, आपका ये भाई बीच में दौड़कर चला आएगा, लेकिन आवाज ही नहीं उठाओ और किसी को पता ही नहीं, तो फिर मैं समझता हूं कि इससे बुरी बात हमारे लिए हो नहीं सकती। साथियों, हमको मिलकर जो लड़ाई लड़नी है, इस शिक्षा के युग में अपने बच्चों को अच्छी